हिंदी कहानियों की श्रृंखला में आज सुनिए हिंदी की ख्याति प्राप्त लेखिका उर्मिला शुक्ल जी की लिखी हुई कहानी कौआ हंकनी। तो शुरू करें कहानी कौआ हंकनी। कॉलेज से लौटकर आई, दरवाज़ा खोला तो दरवाजे की सेंध में अटके पत्र फर्श पर बिखर गए। 2 लिफाफे थे और एक चौकोर सा 4 परतों में मुड़ा कागज़। पत्र जब चलन से बाहर हो चले हों, ऐसे समय में इन पत्रों का आना मेरे लिए किसी नेमत से कम नहीं था। उन्हें उठाकर टेबल पर रखने लगी तो उस चौकोर से कागज़ ने फिर मेरा ध्यान खींचा। मैंने देखा उसे गोंदनुमा किसी चीज़ से चिपकाया गया था और उसके कोने पर हल्दी का निशान था। हल्दी का निशान? यानी ये विवाह का निमंत्रण है, मगर किसका? आजकल तो इस तरह के निमंत्रण का रिवाज ही नहीं रहा। अब तो निमंत्रण पत्र भी स्टेटस सिंबल हो गए हैं। निमंत्रण पत्र में भी कोई चांदी की घंटियां लगवाता है तो कोई सोने के सिक्के चिपकवाता है। अब गांव में भी तो इस तरह के हल्दी लगे निमंत्रण का चलन नहीं रहा। फिर ये पत्र देखूं तो भला ये किसने भेजा है। सोचते हुए मैंने उसे खोला। वो बड़की अम्मा का पत्र था। पत्र क्या था, केवल 3 पंक्तियाँ ही थीं उसमें। बिटिया को शुभ आशीर्वाद, तुम्हारे भाई का ब्याह है, जरूर आना बिटिया। इस खत को ही निमंत्रण समझना, तुम्हारी अभागन बड़की अम्मा। इस पत्र को पढ़ने के बाद शेष दोनों पत्र पढ़ने की याद ही नहीं रही। मन तो इन 3 पंक्तियों में ही उलझ कर रह गया था। अभागन बड़की अम्मा, माँ और अभागन, मगर उनके संदर्भ में शायद ये दोनों शब्द सटीक ही थे। मेरा मन अब विगत को खंगालने लगा था। कुछ भी तो नहीं मिला था उन्हें जिसे वे अपना सौभाग्य कहती। पत्नी बनकर भी उन्हें वो अधिकार, वो सम्मान तो मिला ही नहीं जो मिलना चाहिए था। प्रेम और समर्पण के बदले उन्हें घृणा और उपेक्षा ही मिली थी, समाज से और परिवार से भी। पर ऐसा क्या किया था उन्होंने? यही ना कि अपने शराबी और अय्याश पति को छोड़कर ताऊ जी का हाथ थाम लिया था। क्या ये अपराध था? हाँ, एक औरत अपना फैसला खुद ले ले, और वो भी ऐसा फैसला जो समाज के लिए चुनौती बन जाए, तो ये अपराध ही तो है ना। सो सज़ा तो मिलनी ही थी, और सज़ा मिली थी उन्हें, परिवार से भी और समाज से भी। ना, कोई शारीरिक दंड नहीं मिला था उन्हें, पर जो दंड मिला था वो चाबुक की मार से गहरा जख्म दे गया था। सो उनके तन पर तो कोई निशान नहीं थे, मगर मन, वो तो छलनी हो चुका था। पूरी तरह से खारिज कर दिया था उन्हें समाज ने और परिवार ने भी। उनके विवाह को भी कहाँ स्वीकारा था लोगों ने। तभी तो लोग उड़री कहने लगे थे। उड़री यानी किसी के साथ भाग जाने वाली औरत। हालांकि वे भाग कर नहीं आई थी, बाकायदा कोर्ट मैरिज थी उनकी, मगर उस गांव के लोगों के लिए उस विवाह का कोई महत्व ही नहीं था। सो वे उड़री शब्द के दंश को झेलने को विवश थीं। और आश्चर्य तो ये था कि ताऊ जी से कभी किसी ने कुछ नहीं कहा। मगर ये अपराध था तो अपराधी तो वे भी थे ना। मगर वे पुरुष थे और हमारे समाज में पुरुष की तो कोई गलती होती ही नहीं। फिर भी बड़की अम्मा ने कभी कोई शिकायत नहीं की। परिवार ने तो उन्हें कभी नहीं अपनाया था, मगर उन्होंने सबको अपना लिया था। सबसे बहुत प्रेम करती थीं वे। मुझ पर तो उनका विशेष स्नेह था। मुझे भी वो बहुत अच्छी लगती थी, मगर अम्मा को तो उनसे चिढ़ सी थी। जब भी मैं उनके पास होती, अम्मा मुझे वहाँ से बुला ले जाती और कहती, तू उसके पास ना जाया कर। क्यों? वो अच्छी औरत नहीं है। क्या वे गंदी हैं? पर वे तो बहुत सुंदर हैं, तुमसे भी सुंदर। भोलेपन से कहीं मेरी बात से बौखला जाती और मुझे खूब मारती, मगर मैंने ना उनके पास जाना छोड़ा और ना ही अम्मा ने पीटना। फिर विजय का जन्म हुआ। अब वे बहुत खुश थीं और ताऊ जी भी, मगर परिवार तो और भी कटीला हो उठा था, बिल्कुल नागफनी जैसा, खासकर मेरी अम्मा। सो वे जब तब उनसे उलझ ही जाती थी। उनके लड़के का हक जो मारा गया था, अब तक का ताऊ जी की जायदाद का होने वाला वारिस तो वही था, मगर अब तो विजय की विजय हो चुकी थी। और आश्चर्य ये कि समाज को विजय से भी कोई परहेज नहीं था, क्योंकि वो किसी उड़री का नहीं, ताऊ जी का बेटा था। सो उसकी बरहई पर सारे रिश्तेदारों का भोज हुआ था। अब ऊपर से तो सब सामान्य था, मगर परिवार ना तो उसकी नज़र बदली और ना ही उसका नज़रिया। मेरा विवाह हो रहा था, सुहागनें खिलाई जानी थी। गांव भर की औरतें सुहागनें वहाँ थीं, मगर कोई नहीं था तो बड़की अम्मा। होती भी कैसे, अब शकुन जो हो जाता। सो विवाह की किसी भी रस्म में उन्हें शामिल नहीं किया गया था। मेरी विदाई का समय आया। आंगन में सारा गांव एकत्रित था।
मगर वे वहाँ भी नहीं थीं और मेरा मन व्याकुल था उनसे मिलने को। सो मैं उनके कमरे की ओर बढ़ ही रही थी कि पगला गई हो क्या, इस शुभ घड़ी में उधर कहाँ, कहते हुए अम्मा मेरे सामने आ खड़ी हुई थी। उनकी आंखों से जैसे अंगारे बरस रहे थे और उनके उस अधूरे वाक्य में छिपा अर्थ बींध गया था मुझे। मगर उस समय मैं विरोध की स्थिति में नहीं थी, सो लौट आई थी। मगर मैंने देखा था दरवाजे की झिर्री से झांकती दो आंखें, कितनी व्याकुलता थी उनमें। फिर तो उनसे मिलने को मेरा मन और भी अकुला उठा था, मगर सारी औरतों की नज़रें मुझ पर ही थीं और उनकी नज़रों में बड़की अम्मा किसी शुभ काम के लायक तो थी ही नहीं। सो मैं विदा हो गई। बड़की अम्मा की परछाई भी मुझ पर नहीं पड़ी। मगर क्या मैं सुखी हूँ? शायद सुखी ही हूँ, लोग तो यही कहते हैं। क्या कमी है मुझे? आलीशान घर, गहनों से भरा लॉकर और कमाऊ पति, एक औरत को और क्या चाहिए? इन्हीं सोचों में समय का पता ही नहीं चला। पुरुषोत्तम आ चुके थे, सो रसोई में जाकर चाय बनाई। वापस आई तो वे अखबारी दुनिया में खो चुके थे। ये कोई नई बात नहीं थी। कोई और दिन होता तो मैं चाय रखकर भीतर चली जाती, मगर आज तो सुनिए। देर तक कोई जवाब नहीं मिला तो सुनिए, अब कहो भी, मैं बहरा तो नहीं हूँ। मुझसे बात करने का यही अंदाज रहा है इनका, तभी तो हमारे बीच महीनों कोई बात ही नहीं होती। आज भी मन कसैला सा हो उठा था। मन में आया कि कुछ कहूँ ही ना, मगर विवाह वाली बात तो बतानी ही थी। सो मैंने पत्र उनके आगे रख दिया। कुछ देर खामोशी, फिर तुम चली जाओ, मुझे फुर्सत नहीं है। मुझे मालूम था जवाब यही होगा, हमेशा यही होता रहा है। इसी के चलते तो सारी बिरादरी से कट गई हूँ मैं। किसी भी सामाजिक उत्सव में जाना हो ही नहीं पाता। अकेले जाकर लोगों का निशाना बनना, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं बची थी। सो मैंने खुद को समेट लिया। मगर इस बार सवाल मेरी बड़की अम्मा का था। सुबह की बस थी। माली काका मुझे बस में बैठा कर लौट चुके थे। बस के छूटने का समय हो चुका था और बस भी ठसाठस भर चुकी थी। फिर भी कंडक्टर सवारियों को हाँक लगाए जा रहा था। गर्मी से मेरा मन अकला रहा था, पर वो सवारियां भरता ही जा रहा था। जब बीच की जगह भी भर गई तब बस चली। मेरी सीट खिड़की के पास थी, सो बस चलने पर कुछ राहत सी मिली तो मन फिर गांव जा पहुंचा था। विजय अभी किशोर ही था कि ताऊ जी चल बसे थे। संयुक्त परिवार था। ताऊ जी घर के कमाऊ पुरुष थे, मगर अब उनके परिवार को बिठाकर कौन खिलाता। सो संपत्ति का बंटवारा हुआ। सारी संपत्ति परिवार ने हथिया ली। बड़की अम्मा के हाथ आई थी चौपाल और ताऊ जी के नाम का ढेर सारा कर्ज। न जाने कितने कितने लेनदार पैदा हो गए थे। कभी जिसकी शक्ल तक नहीं देखी थी वो भी द्वार पर आ खड़ा हुआ। क्या करती वो? अपने जेवर और खेत बेचकर कर्ज अदा किया और लोगों के घर काम करके गुजारा करने लगी। फिर भी उनकी कोशिश रही कि विजय पढ़ जाए, कुछ बन जाए। मगर पिता के जाते ही वो एकदम आज़ाद हो गया था। फिर शराब और गांजे के नशे में डूबता चला गया। सालों पहले गांव गई थी मैं। उनकी हालत देखकर मन दुखी हो उठा था। जिनके घर में हमेशा नौकर चाकर रहते थे, जिसने कभी आंगन के हैंडपंप से भी पानी नहीं भरा था, वे अब औरों की चाकरी करने पर मजबूर थी। मैंने उन्हें अपने साथ चलने को कहा तो बिटिया के घर नहीं बिटिया कहकर हाथ जोड़ दिए थे। मैंने बहुत कोशिश की मगर वे तैयारी नहीं हुई थी। फिर मैंने सरपंच काका से कहकर उन्हें आंगनबाड़ी में सहायिका का काम दिलवा दिया था। फिर सालों तक मेरा गांव जाना नहीं हुआ। लोग आते तो खबर मिल जाती थी। खबर मिली कि विजय पर भी परिवार का रंग चढ़ने लगा है। अब बड़की अम्मा ही सबसे बड़ी दुश्मन थी उसकी। तब किशोरावस्था थी, नासमझ था, अब बदल गया होगा। ब्याह जो है उसका, सोचा मैंने। शाम होते होते गांव आ गया। पहुंचते ही रिश्ते की भाभी चाची सब ने मुझे घेर लिया था। भाभी की नज़रें तो मेरे कंगन पर अटकी हुई थी कि चलो हटो यहाँ से, हमारी बिटिया के सुख को नज़र न लगाओ। अब हमने किसी अरे गहरे घर में तो ब्याह नहीं है ना, हमारा दामाद तो हीरा है, हीरा। अम्मा ने अपनी तारीफ के साथ साथ भाभी पर कटाक्ष किया तो हाँ चाची, फिर उस हीरा के लाल भी तो हो जाते, कहकर भाभी ने उनकी दुखती रग ही मसल दी। अम्मा को बर्दाश्त न था कि कोई उनके दामाद की ओर उंगली उठाए, और कोई समय होता तो वे उनके साथ पुरखे नाप देती। मगर आज सारा आंगन औरतों से भरा था, सो मन महसूस कर रह गई थी वे। मैंने देखा बड़की अम्मा आज भी वहाँ नहीं थी। आज तो उनके अपने बेटे का ब्याह है और वे ही, सोचा मैंने। फिर मेरी निगाहें विजय पर जा टिकी। तमाम औरतों से घिरा विजय हंसी मजाक में व्यस्त था। उसे तेल चढ़ाया जा रहा था। ये एक महत्वपूर्ण रस्म थी। मगर बड़की अम्मा वे यहाँ नहीं थी। सो
अम्मा, बड़की अम्मा कहाँ हैं? होंगी अपनी चौपाल में। क्यों, यहाँ क्यों नहीं आई? पगला गई हो क्या? एक तो उड़री, ऊपर से विधवा। अब शगुन करना है क्या? जरा भी अकल नहीं है तुमको? तुम्हारा पढ़ना लिखना सब बेकार है, कहकर उन्होंने मुझे ही नासमझ करार दिया था। फिर तो वहाँ कुछ कहना ही बेकार था। सो मैं बाहर आ गई और मेरे कदम चौपाल की ओर बढ़ चले थे। देखा वे अंधेरे में लेटी हुई थीं। उनकी सांसें बता रही थीं कि वे रो रही हैं। मेरी आहट पाकर वे उठ बैठी थीं और अरे बिटिया, तुम कब आईं? वे सामान्य होने की कोशिश करने लगीं। बड़की अम्मा, आप यहाँ ऐसे अकेले? वहाँ तेल चढ़ रहा है और आप? बिटिया, हमारा वहाँ क्या काम? बस विजय सुखी रहे और क्या चाहिए हमें। बड़की अम्मा, आप भी ना, आप भी मानती हैं कि वहाँ जाने से विजय का सुख छिन जाएगा। आपकी सोच तो ऐसी नहीं थी। वही सोच तो हमारी मुसीबत की जड़ बन गई। हम टूट गई हैं बिटिया। जिंदगी भर जूझ कर क्या मिला? अब तो अपना बच्चा भी। कहते हुए वे फपक पड़ी थी। ये कैसी व्यवस्था है जहाँ एक माँ जो बच्चे को सांस देती है, उसके लिए मंगल कामनाएं करते जिसकी जुबान थकती नहीं है, वही अपने बच्चे के लिए अपशकुनी हो जाती है। मैं सोच रही थी कि तभी वहाँ अम्मा आ गई और अरे दिया तो जला लेती। और ये रोना, तुम्हारे लड़के का ब्याह है, कोई मर नहीं गया है कि रो रो कर अपशगुन कर रही हो। अम्मा, ऐसे जले पर नमक तो न छिड़को, ये तो वैसे ही दुखी हैं, ऊपर से तुम। मेरी आवाज़ तल्ख हो उठी थी। मेरा इस तरह उनके पक्ष में बोलना अम्मा को अच्छा नहीं लगा था, पर कुछ कहा नहीं उन्होंने। कुछ देर तक चुप रहीं। फिर चलो, चलकर तुम भी तेल चढ़ा दो, बहन हो उसकी। मैं बड़ी बहन थी और सुहागन भी, सो तेल की रस्म में मुझे जाना पड़ा। मैं चली तो गई थी उनके साथ, मगर तेल चढ़ी की उस रस्म में मन नहीं लगा था मेरा। फिर उस विवाह की तमाम रस्मों में मेरी अम्मा ही आगे रहीं। बड़की अम्मा कहीं नहीं थीं। वे अकेली अपनी चौपाल में ही पड़ी रहीं। बारात सजी, दूल्हा घोड़ी पर बैठता, उससे पहले दूध पिलाने की रस्म होनी थी। इस रस्म में माँ अपने बेटे से अपने दूध का कर्ज उतारने की बात कहती है। वो उसे धमकी देती है कि यदि उसने ऐसा नहीं किया तो वो कुएं में कूदकर अपनी जान दे देगी, और बेटा उसे विश्वास दिलाता है कि वो उसका कर्ज उतारने के लिए विवाह करने जा रहा है। विवाह के बाद वे दोनों जिंदगी भर उसकी सेवा करेंगे। इस रस्म में तो उन्हें ही होना था, सो मेरी निगाहें उन्हें ढूंढ रही थीं, मगर इस रस्म को भी अम्मा ही निभा रही थीं, जिनके दूध से उसका कोई संबंध ही नहीं था। वो दूध पिलाने की रस्म निभा रही थीं, और जिसने अपना जीवन ही होम कर दिया था, वो सोचकर मन का सैलाब उठा था। बारात रवाना हो गई। घर में रात भर नकटा गाया गया, हंसी मजाक भरे स्वांग रचे गए। सारा घर रोशनी से जगर मगर करता रहा, मगर चौपाल अंधेरे में ही डूबी रही। बहू आई तो परछन से लेकर सारी रस्मों में फिर अम्मा ही मौजूद रहीं। मेरा मन उस रस्मों में रम ही नहीं पा रहा था, सो अगले दिन ही मैं लौट आई थी। फिर कभी गांव जाना हुआ नहीं। बस उनकी खबरें ही आती रहीं कि विजय ने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया है, कि अब वे घर से बाहर जानवरों के मड़हा में रहती हैं। फिर खबर आई कि वे गांव से बाहर वाली महुआरी मतलब महुए के बगीचे में रहने लगी हैं। फिर खबर आई कि उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, अब वे गांव भर में भटकती फिरती हैं। जिन हालातों में वो जी रही थीं उसमें यह तो होना ही था। सोचकर मन बेचैन हो उठा था। आंखों में उनकी वो भटकती छवि उभरी तो मुझसे रहा नहीं गया और मैं गांव के लिए रवाना हो गई। गांव पहुंचकर उन्हें बहुत ढूंढा, मगर वे नहीं मिली। फिर गांव के बाहर महुआरी में जाकर देखा तो पीपल के पेड़ के नीचे खड़ी एक औरत कौवों पर पत्थर फेंक रही थी। उसके बदन पर चीथड़े लटक रहे थे। वो बड़की अम्मा थी। आंचल से ढके रहने वाले सिर पर आज आंचल नहीं था। वो तार तार होकर धूल में लिथड़ा पड़ा था। बचपन में दादी एक कहानी सुनाया करती थी, कौवा हकनी की कहानी। एक औरत को कौवा हकनी बना दिए जाने की कहानी। आज वो कहानी नहीं, हकीकत बनकर मेरे सामने थी। मैं उनकी ओर बढ़ी तो वे भागकर महुआरी के उस भाग में जा छिपी थीं जो बहुत घना था। वहाँ कटीली झाड़ियाँ थीं। मैंने बहुत ढूंढा उन्हें, पर वे नहीं मिली। अंधेरा हो गया था, अब शहर लौटना संभव नहीं था, सो मुझे घर जाना पड़ा, वरना उस घर में जाने का ना तो मन था और ना ही कोई कारण। मैंने देखा घर पर सब खुश थे, लगा ही नहीं कि उस घर का कोई सदस्य है जो यूं। मैंने भी कुछ नहीं पूछा। मुझे सुबह का इंतज़ार था। सुबह होते ही मैं एक बार फिर महुआरी गई, छुपने की हर जगह को तलाशा, मगर वे कहीं नहीं थी। हार कर मैं लौट आई, मगर इस बार मैं अकेली नहीं थी। मेरे साथ थी कौवा उड़ाती एक छवि।
अभी आप सुन रहे थे उर्मिला शुक्ल जी की एक हृदय स्पर्शी कहानी कौवा हंकनी। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। कल मिलेंगे फिर किसी उम्दा कहानी के साथ। आपका समय शुभ हो।